Hello dear students, welcome back to your physics concept class, and we are together in this particular class. So this is your 9th lecture related to the chapter law of motion, which is the 5th chapter of class 11th standard. Or in this particular chapter we are going to discuss the next or new topic. This is the friction or frictional force. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, और आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एज आई ऑलवेज सेज. तो आज भी आपको वही करना है. तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारी क्लास में आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है फ्रिक्शन. ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं और फ्रिक्शनल फोर्स. तो सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आने वाला है वो क्या आने वाला है? ये जो दो नेम लिखे हैं हमने वो क्यों लिखे हैं? फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, समटाइम्स वी सी दैट द पर्सन्स आर सेइंग फ्रिक्शन फोर्स. सो दिस इज नथिंग. फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं होता. फ्रिक्शन इज अ कंप्लीट वर्ड, और जब आपको फोर्स भी साथ में ऐड करना है तो आप लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. Particular in science, we cannot use the word like in a daily life. जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, my cousin belongs to foreign country. ठीक है, मेरा भाई विदेश में रहता है. तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है इन हिंदी, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हैं किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए, मेरा भाई फॉरेन कंट्री में है. ठीक है, तो आपने गलत बोला, लेकिन लोगों ने सही समझ लिया कि आपका भाई विदेश में है, किसी दूसरे देश में, अदर देन इंडिया. वी आर इंडियन, सो अदर देन इंडिया. लेकिन ये क्या है? एक रॉन्ग वर्ड है. जब आपने फॉरेन बोल दिया तो कंट्री लगाने की क्या जरूरत है? फॉरेन इज अ कंप्लीट वर्ड. तो नो नीड टू से फॉरेन कंट्री. सेम एज अगर आपने फ्रिक्शन बोला तो इट इज क्लियर दैट इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. तो सबसे पहले तो ये होता क्या है? जैसे ही हम देखते हैं कि अगर हमने किसी क्रिकेट बॉल को, फुटबॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे एक वेलोसिटी से मूव करा दिया, इनिशियल वेलोसिटी देकर उसको लीव कर दिया. जैसे एक हमने बॉल ली, फ्लोर के ऊपर उसको ऐसे रोल करने के लिए छोड़ दिया, तो ऑलवेज तो रोल नहीं करती रहेगी, रुक जाएगी. ठीक है, ये हमें डेली लाइफ के प्रैक्टिकल से पता है. लेकिन न्यूटन लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ जो है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट रिमेन in the motion until no external force is applied. If the object is at rest, it remain in the position of rest until no external force is applied. तो जब जो बॉल हमने रोल करके छोड़ दी वो फाइनली कहीं रुक गई, तो डेफिनेटली एक फोर्स लग रहा था जो क्या कर रहा था? उस मोशन का अपोज कर रहा था. तो ये एक मोशन, तो ये क्या है? इट इज अ फोर्स opposes the motion. और बेसिकली अगर इसको बहुत प्रॉपरली आपको लिखना हो तो आप लिखिए opposes the relative motion between two surfaces in contact. जो भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे और उनका जो रिलेटिव मोशन होगा, मींस दोनों मूव करें, दो में से कोई एक मूव करे, उनके बीच में जो एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जो उस मोशन को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है. वो ये आ सकता है कि सर हमने जो बेसिक फोर्सेज इन नेचर रीड किए थे, ठीक है, दे वर ओनली 4, जस्ट 4 थे. कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. और उन चारों में तो ये कहीं एक्सटेंड नहीं करता. इट मीन्स ये उनमें से किसी ना किसी का पार्ट होगा. तो ये किसका पार्ट है? तो वो भी मैं यहां पे नोटिस कर देता हूं. ये क्या है? इट इज एन electromagnetic
ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और आता क्यों है ये, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन molecules of surfaces in contact। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेसिकली ये। और किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, जो दो सरफेस हमने कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है, लाइक जैसे ये दो पाम हम यूज कर रहे हैं, दिस वन इज मूविंग, दिस वन इज मूविंग, ठीक है, और बोथ आर मूविंग, ठीक है। तो ये जो दो सरफेसेस हैं, ये जब कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो इनके रिलेटिव मोशन का, चाहे ये मूव कर रहा हो, चाहे ये नीचे वाला मूव कर रहा हो, या दोनों एक साथ मूव कर रहे हो, तो उनका उस मोशन का जो अपोज करेगा वो क्या है, फ्रिक्शन है। और ये वर्क क्यों कर रहा है, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ये तो सेम मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं दो मटेरियल लेता हूं, लाइक दिस एवरडस्टर प्लास्टिक एंड दिस इज वुड, तो ये दो सरफेस मैंने कांटेक्ट में रख दिए, इनको जब मैं मूव कराता हूं, इसको इस पे या फिर ऐसे, इसको इस पे, तो क्या होता है कि जनरली जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सरफेस आपको स्मूथ नजर आ रहा है, सिंपली नेकेड आई से जब आप देख रहे हैं तो स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन देयर इज मेनी इरेगुलरिटीज एंड प्रोजेक्शन इन दिस सरफेस, जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी हिल्स और वैलीज दिखाई देगी। मीन्स सिंपल भाषा में कुछ गड्ढे और कुछ उभरे हुए पार्ट दिखाई देंगे, हिल्स एंड वैलीज, इरेगुलरिटीज और प्रोजेक्शंस। तो जनरली जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो इरेगुलरिटीज और प्रोजेक्शंस हैं, हिल्स एंड वैलीज, वो क्या होती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं, आपस में फंस जाती हैं। और फिर जब आप इनको मूव कराते हैं, मूव करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स, मीन्स सीधे ये जो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप यहाँ पर टू सरफेस शो करें, जैसे एक सरफेस ये है और एक सरफेस आप ऐसा दिखा रहे हैं, यहीं पे शो कर देता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा कि टू सरफेसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसी दूसरे सरफेस को ले रहे हैं और ये इस तरीके का, तो ये वन फर्स्ट सरफेस है, ये टू है, ये जब कांटेक्ट में आए हैं एक दूसरे के, तो ये जो मैंने कहा ना आपको दिखाई नहीं दे रही नेकेड आई से, इस तरीके की ये जो उभरे हुए पार्ट हैं, इनको आप हिल्स बोल सकते हैं, जो इनर पार्ट है इनको आप वैलीज बोल सकते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तो जो एरिया आपस में कांटेक्ट में आ रहा है वो दिख रहा है, पूरे सरफेस का एरिया ये कितना बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन जो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो ये पॉइंट बहुत थोड़े थोड़े एरिया कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि दो सरफेस एक दूसरे के साथ रखें तो उनका सारा का सारा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। और जब हम अगर मटेरियल एज्यूम करें, लाइक इस ब्लू वाले को, इसका मॉलिक्यूल ये है और ये रेड वाला जो है दूसरा, इसका मॉलिक्यूल ये है, तो ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये इनसाइड द इंटरमॉलिक्यूलर रेंज आ जाते हैं। और जब ये इनसाइड द इंटरमॉलिक्यूलर रेंज आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अरेंज हो जाता है, ये आपस में मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेते हैं। और जब इनमें से कोई एक सरफेस मूव करने की कोशिश करता है या मूव कराया जाता है तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बने हैं, ये ब्रेक होते हैं और इसीलिए उस मोशन का अपोज होता है। दिस इज द ओरिजिन और कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इसकी वजह से। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या रीड कर रहे हैं, फ्रिक्शन रीड कर रहे हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। और बेसिकली ये कौन सा फोर्स है, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो जिन दो सरफेसेस को कॉन्टैक्ट में रखा गया है उनके मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से ये वर्क करता है। अब बात आती है कि इसके टाइप्स कहाँ पे है, टाइप्स क्या है, कितने टाइप का है। तो जब हम टाइप की बात करें तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मार्क कर देते हैं टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स में कौन कौन सा है, सबसे पहले तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक है। और दूसरा इसका पार्ट है, ये फर्स्ट है, और जो सेकंड है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दो टाइप के फ्रिक्शन है। कौन से, पहले तो फ्रिक्शन है, फिर
बेसिक क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसकी वजह से है, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, और स्टैटिक और काइनेटिक, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। और इसी का एक सब पार्ट है ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और ये जो बोला जाएगा इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी? टाइप्स हैं दो ओनली, कौन कौन से, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मीन्स क्या है, व्हेन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर इन रेस्ट, then the opposing force or the retarding force acting between the two surfaces in contact is called the static friction। मतलब जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है और दोनों ही ये रेस्ट में है, तो इस सिचुएशन में इनके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, फैमिली वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो क्या है, स्टैटिक है, क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है कि जैसे आप देखिए ये दो सरफेस इन कांटेक्ट में, मैंने इस पे फिंगर से एक नॉर्मल सा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दिया। फिर इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया मैंने फिंगर से फोर्स को, अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, और फिर मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये तो इट मीन्स ये हुआ कि ये पहले रेस्ट में था, जब हमने एक थोड़ा सा फोर्स लगाया, सपोज करिए इसको एक सरफेस को दूसरे के ऊपर मूव कराने के लिए 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर है, और मैंने अप्लाई किया 2 न्यूटन, मूव नहीं करेगा। 3 किया तब भी नहीं करेगा, 4 किया तब भी नहीं किया, मीन्स जब तक हम मैक्सिमम 10 पे नहीं जाएंगे और तब तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे हम 10 पे पहुंचेंगे मूव करना स्टार्ट करने लगेगा। तो जब तक हम 9.9 न्यूटन भी अप्लाई करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये मूव करना ना स्टार्ट करे, जस्ट अबाउट टू मूव की पोजीशन में ना जाए, मीन्स जैसे मैंने 9.9 अप्लाई कर दिया, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, और जैसे मैं उसको 10 करूंगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो 9.9 वाली जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, जस्ट अबाउट टू मूव, और ये स्टैटिक, इसके रेस्ट में रहने की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी को हमने नेम दे दिया है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको और इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, पेंडुलम पढ़ा है, सिंपल पेंडुलम, तो आपको पता है जो पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम का, वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो आप नोटिस करते हैं क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम। लेकिन जब वो अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है तब आप उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या नेम दे देते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। उसको क्या आपने नेम बदल दिया, जस्ट है तो वो अब भी डिस्प्लेसमेंट, बट जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया तो आपने उसको क्या बोल दिया, एम्पलीट्यूड। सेम हेयर, एक्चुअली फ्रिक्शन कौन सा है, रेस्ट पोजीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन जब वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन में होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेसिकली एक ही है बट दो कैटेगरीज में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक नेम से ही क्लियर है, ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन, जब मोशन हो रहा होगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो क्या होगा, काइनेटिक होगा। और इसमें भी दो पार्ट है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर स्क्रीन पॉज करके, अगर आपको नीड लगती है, अदरवाइज ठीक है। फिर अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या रीड किया है। हमने रीड किया है कि फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हमने कैटेगरीज में, ये कौन सा है टाइप, इसका क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। ये एक्चुअली क्या है, इसका ओरिजिन, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका ओरिजिन है। फिर इसको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है हमारी स्टैटिक और दूसरी कैटेगरी है हमारी काइनेटिक। ठीक है, ये यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब स्टैटिक में हमने इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू ली है
इसको हमने क्या नेम दे दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसका कोई टाइप नहीं है, बस जस्ट स्टैटिक ही है। जब मैक्सिमम हो जाता है तो नेम हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, लिमिटिंग। बट यहां दो कैटेगरीज हैं, सरफेस दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हैं काइनेटिक की। अब फिर से एक बार देख लीजिए, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपने रीड कर ली है, अंडरस्टैंड कर लिया है। इसका कॉज क्या है, ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टाइप्स में स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर से दो टाइप्स हैं। लाइक इसको हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, और इसमें भी ये फर्स्ट और ये सेकंड है। ओके, बट ये सेकंड नहीं है, ये इसी की एक कैटेगरी है। तो अब फिर से देखते हैं। तो ड्यूरिंग द रेस्ट पोजिशन of the two surfaces in contact, the friction is static friction. When it attains its maximum value, it is called limiting friction. And kinetic friction, a friction or retarding force which opposes the motion during the motion two surfaces in contact is called kinetic friction. And kinetic friction has two types. वन ऑफ them is sliding friction and other one is rolling friction. हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्लाइड करके भी हो सकता है और रोल करके भी हो सकता है। जैसे कोई ब्लॉक आप मूव कराएंगे तो वो स्लाइड करेगा किसी सरफेस पे, और कोई बॉल मूव कराएंगे, स्फीयर मूव कराएंगे तो वो क्या करेगा, रोल करेगा। अब स्लाइडिंग और रोलिंग को भी समझना जरूरी है ठीक से। ब्लॉक को जब हम स्लाइड करते हैं, लाइक स्लाइडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है। मैं जस्ट इसको सरफेस से टच नहीं करा रहा हूँ ताकि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन शो कर पाऊँ। और ये फ्रिक्शन हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स F अप्लाई कर दिया है। ठीक है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मोशन किधर होगा, जो भी इसको वेलोसिटी मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। और ये दो सरफेसेस हैं जो कॉन्टैक्ट में, एक सरफेस ब्लॉक का है और एक सरफेस ये है ग्राउंड हो सकता है, टेबल हो सकती है, इससे ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं क्या है, द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वर्क्स अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर द मोशन। जो मोशन के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा फ्रिक्शन। अब दूसरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम रोल करने की बात करते हैं। तो एक चीज और, यहां तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जनरली जब हम बोलते हैं कि द ब्लॉक और एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि एक ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो सिंपली आप बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इट अपोजेस द मोशन, तो डायरेक्शन किधर होगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। तो इट इज सिंपल एंड क्लियर दैट। बट एक कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपका दूर कर देता हूं। इन केस ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन, फिर से मैं ये ग्राउंड सरफेस बना रहा हूं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रोल करेगा, लाइक ये स्पेरिकल क्रॉस सेक्शन मैंने शो कर दिया है, और ये रोल कर रहा है, और ऑब्जेक्ट रोल करके जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है इधर है। अब आपसे अगर फिर क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल इस साइड को मैं लेफ्ट एज्यूम करता हूँ और इस साइड को राइट एज्यूम करता हूँ, और आपको ये बोला जाए दिस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज रोलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नाउ। तो अब भी आप, चूंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो सिंपल आपके दिमाग में यही है कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपको दिख रहा है कि मोशन, आपको बताया गया कि वेलोसिटी फॉरवर्ड वाइज मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो आप सीधे बोल देंगे राइट टू लेफ्ट। बट दिस विल बी द रॉन्ग आंसर, बट ये आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कहां करता है, ये बेसिक है, ये आपको जानना जरूरी है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया, इट इज एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये उनके बीच में वर्क करेगा जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे। अब आप इसी पोजीशन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। मैंने आपसे पूछा था, a spherical body is rolling
ऑन अ सरफेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल स्टेज में आपका डायरेक्शन, आपका आंसर सिंपल, मे बी आपको सही भी पता हो, ठीक है, आप आंसर देंगे ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो आपका आंसर होगा राइट टू लेफ्ट, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा उतने के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वाइज इट इज अ रॉन्ग आंसर। रीजन मैंने आपको बताया कि ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इट इज एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आए हैं वो कौन सा है, एक स्फीयर का, एक इस ग्राउंड सरफेस का। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखिए, अगर ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मोशन क्या होगा, सर्कमफेरेंस को अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी तो ये आगे जाएगा जब ऐसे मूव करेगा। तो जब आप इसी एरो को ध्यान से देखिए, ये एरो जब आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो जब ये कांटेक्ट में आ रहा है, इस ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो इसी एरो का डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये रिवर्स वे में। तो एरो का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो जिस टाइम ये सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है उस समय इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है, मोशन का इधर, बैकवर्ड मीन्स राइट टू लेफ्ट है। तो फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इसी के अगेंस्ट वर्क करेगा, इस डायरेक्शन के अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो किधर होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन्स। तो रोलिंग फ्रिक्शन में कंडीशन बहुत समझनी जरूरी है, ठीक है। लाइक इफ यू आर ड्राइविंग अ बाइसिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन इज अगेन लेफ्ट टू राइट। बाइसिकल को अगर आप लेफ्ट से राइट ड्राइव कर रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट से राइट ही होगा, क्योंकि बाइसिकल तो आगे जा रही है, ठीक है, आप भी आगे जा रहे हैं, लेकिन बाइसिकल के जो रिम का मोशन है, जो टायर का मोशन है, वो एक्चुअली इस तरीके से क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो जो ग्राउंड सरफेस पे जाके वो कांटेक्ट करता है तो वो कांटेक्ट बैकवर्ड है। अगर बाइसिकल लेफ्ट टू राइट जा रही है तो जो टायर का मोशन हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो मीन्स फ्रिक्शन राइट टू लेफ्ट के अगेंस्ट जाएगा, लेफ्ट टू राइट होगा, मीन्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन आप पे नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में क्या है, रोड एंड टायर ऑफ बाइसिकल। तो जो टायर का मोशन है, डायरेक्शन है, वो जहां पर जाकर टच करेगा उसका अपोज करेगा। तो जब आप बाइसिकल ड्राइव करते हैं, प्रैक्टिकली चेक करके देख सकते हैं बिजली, तो आप बाइसिकल तो फॉरवर्ड बाइसिकल से जा रहे हैं, लेकिन वो जो टायर है उसका मोशन ग्राउंड पे बैकवर्ड हो रहा है, मीन्स फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप बाइसिकल को मूव करा रहे हैं। तो ये कंडीशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फॉर्मूले पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कोई भी हो उसका फॉर्मूला क्या है, उससे पहले हम यहाँ पर लॉज की बात करते हैं। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके कुछ लॉ हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट, ठीक है, इट इज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे उन सरफेसेस के पैरेलल वर्क करेगा, ये इधर या उधर। जैसे मैंने अभी आपको दो डस्टर शो किए थे, ये के ऊपर एक रखा है, तो ये दो सरफेस कॉन्टैक्ट में, एक ये, और ये जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इनके पैरेलल है। नो मैटर ये इधर हो इधर हो, अगर ये डस्टर इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उधर हो जाएगा, अगर ये डस्टर इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, बट रहेगा कैसा, पैरेलल। और सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया इन कॉन्टैक्ट। ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि दो सरफेसेस का कितना एरिया कांटेक्ट में आया है, इससे फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस। इंटरेक्शन की वजह से है, उस एरिया की वजह से नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। नेचर का मीनिंग क्या हुआ, द सरफेस आर स्मूथ और रफ, या वो स्मूथ है या वो रफ है। तो बेसिकली आइडियल लेवल पे तो कोई भी सरफेस ना तो स्मूथ है
और ना ही रफ है, लेकिन जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो कंपैरेटिवली वन ऑफ देम इज स्मूथ एंड अदर वन इज रफ। एक के कंपैरिजन में दूसरा रफ हो सकता है और एक के कंपैरिजन में दूसरा स्मूथ होता है। तो जो फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है ये, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द सरफेसेस। और यहाँ नेचर ऑफ सरफेसेस का मतलब है कि गिवन सरफेसेस स्मूथ है, रफ है, कंपैरेटिवली वो कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ, इट इज directly proportional to the normal reaction। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज एफ प्रोपोर्शनल आर से अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को यूटिलाइज करें तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मींस अब ये आपने देख लिया, 4 लॉ मैंने नोटिस किए। इट इज पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, it does not depend upon the area in contact, it depends upon the nature of the surfaces, it is directly proportional to the normal reaction। normal reaction कौन सी? जैसे ये ब्लॉक आपने इस पे रख रखा है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन सरफेस की किधर होगी? ये आर, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं जो जिसके ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, वी हैव द फॉर्मूला इन प्रोपोर्शन। सो आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनल साइन वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट फॉर रिप्लेसिंग द साइन प्रोपोर्शनल इनटू द इक्वल। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाना है हमें यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो द कांस्टेंट इज देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का क्या है? फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर। और वहां म्यू क्या है? इस म्यू को इंडिकेट कर दें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दैट सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लॉज आपको क्लियर हो रहा है? ये लॉज सारे ही फ्रिक्शन के लिए अवेलेबल हैं, बट स्पेशली ये लिमिटिंग के लिए नोटिस किए जाते हैं। इट इज पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेसेस, it depends upon the nature of surfaces, it is directly proportional to the normal reaction, that is its formula is F equals to mu r। और ये जिस तरीके का भी फ्रिक्शन है, काइनेटिक है, स्टैटिक है, कोएफिशिएंट भी वही होगा। मींस फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन इट कैन बी रिटन एज म्यू एफ, म्यू के सफिक्स में आप एफ लगा देंगे, विच रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली फ्रिक्शन का तो है ही है, लेकिन कैटेगरी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर ड्यूरिंग मोशन हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में इस कोएफिशिएंट के साथ में सफिक्स में हम के लगा देंगे, म्यू के, विच रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर इनको भी कैटेगरीज में डिवाइड करके स्लाइडिंग और रोलिंग में ले तो म्यू आर भी लिख सकते हैं, म्यू एफ, वो सिंबल आप पे डिपेंड करते हैं। थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या रीड कर लिया? फ्रिक्शन के बारे में रीड कर लिया, फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में रीड कर लिया, उसका ओरिजिन के बारे में रीड कर लिया, ठीक है, और फ्रिक्शन के फॉर्मूले के बारे में रीड कर लिया। तो अगर एक रफ मैप मैं आपको बताऊं तो हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रिक्शन पढ़ा हमने। फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, अ रिटार्डिंग और अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है, जो मोशन का अपोज कर रहा हो। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बेसिक ये कौन सा है? तो इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इसका ओरिजिन है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे एक वुड है, एक प्लास्टिक है, एक वुड है, एक कॉपर है, वो तो कॉपर और प्लास्टिक, वुड और प्लास्टिक, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उनकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर इसको हमने टाइप्स में डिवाइड किया। टाइप्स में क्या डिवाइड किया है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हेन द बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर इन रेस्ट, द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड static friction, and the maximum value of static friction
that is when the one surface is just about to move on the other surface. So in that case, the friction between the surfaces in contact is called the limiting friction, and also we can say that the maximum value of the static friction is the limiting friction. सर सेकेंड कैटेगरी में हमने क्या नोटिस किया है, सेकेंड टाइप में द काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन द वन सरफेस इज मूविंग ऑन द सरफेस अदर सरफेस, ठीक है, देन द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो, लाइक अ बुक स्लाइडिंग ओवर अ टेबल, अ ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर अ टेबल. तो इस सिचुएशन में एक सरफेस मूव कर रहा है, तो मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, जो मोशन का अपोज कर रहा है उसके मूव होने का, वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है. अब काइनेटिक में भी दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, दो कैटेगरीज डिस्कस की हैं. इट मे बी स्लाइडिंग और इट मे बी रोलिंग. तो ऑब्जेक्ट के मोशन का मतलब ये हुआ है कि या तो वो स्लाइड कर रहा है या वो रोल कर रहा है. लाइक जिनके भी क्रॉस सेक्शंस सर्कुलर हैं, लाइक स्पेयर है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. तो रोलिंग फ्रिक्शन उस सिचुएशन में, और जो स्लाइड करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस सिचुएशन में. नॉर्मली अगर इनकी फ्रिक्वेंस की बात करूं तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है. काइनेटिक में फ्रिक्शन मोशन के टाइम में फ्रिक्शन थोड़ा रिड्यूस होकर कम हो जाता है, और काइनेटिक की भी दो कैटेगरीज में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है पूरा. और इसका फॉर्मूला किसी भी फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू म्यू आर, वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू का अगर फॉर्मूला ऐसे फाइंड आउट करें तो F अपॉन आर. द फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इक्वल्स टू F अपॉन आर. अगर आप यहाँ पर नोटिस करें म्यू इक्वल्स टू F upon R. So if R equals to 1, then mu equals to F. It means the friction per unit normal reaction is called the coefficient of friction. Or according to the type of friction, we can define the coefficient of friction. Like in static friction situation, this coefficient is called coefficient of static friction. In motion, this coefficient is called coefficient of kinetic friction. Okay, so it can be denoted by mu F and mu K. Mu F in the static position and mu K in the motion. So that's all for today. In our next class, we will again discuss about the same topic, friction, with few derivations, and about the angle of friction, angle of repose, the motion of a block or body sliding on an inclined plane, and the friction is necessary or not. तो ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना सफिशिएंट है. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. सो नाउ विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय.